टॉपिक आज का हमारा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इससे पहले हमने बात किया डिपेंडेंसी थ्योरी के अंतर्गत, जिसमें हमने कहा कि डिपेंडेंसी थ्योरी लैटिन अमेरिका देशों की जो प्रॉब्लम थी उसको हमारे सामने हाईलाइट करती है और वो बताती है कि किस प्रकार से लैटिन अमेरिका के देशों का विकास नहीं हो रहा है। ओके, वो क्या बताती है? केवल लैटिन अमेरिका देशों के ऊपर फोकस किया जाता है डिपेंडेंसी थ्योरी के अंतर्गत, लेकिन हमें तो पूरे इस विश्व को समझना है। क्या केवल लैटिन अमेरिका देश ही है? क्या इस विश्व में दो ही प्रकार के देश है? क्या अल्प विकसित देश है या केवल और केवल डेवलप कंट्री है यानी विकसित देश है? क्या इस दुनिया में दो ही प्रकार के देश है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस विश्व में तीन प्रकार के देश होते हैं। कुछ ऐसे देश जिनका विकास बहुत कम हुआ है, जिनको हम अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज जिसको हम कहते हैं। कुछ कंट्रीज है जिनका कुछ कुछ विकास हो गया, जैसे भारत का एग्जांपल लें तो उसके उसको हम कहेंगे डेवलपिंग कंट्री। और कुछ ऐसे देश है जिनका विकास हो चुका है, उसको हम कहेंगे डेवलप कंट्री। तो तीन प्रकार के ये दुनिया होती है। लेकिन जब हमने पढ़ा डिपेंडेंसी थ्योरी के अंतर्गत पढ़ा, तो वो केवल फोकस किया जा रहा था लैटिन अमेरिका देशों के ऊपर, जिसका अर्थ है कि ये फोकस कर रहे थे अंडर डेवलपमेंट क्या है, क्यों लैटिन अमेरिका विकसित नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारे सामने बहुत सारी और भी देश है, जैसे एशिया और अफ्रीका के भी देश है। उनको आप कैसे समझोगे? आपको समझाना है कि भारत जैसे देश है, चीन जैसे देश है, इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है और इनकी क्या कंडीशन है, ये अपना विकास कैसे कर रहे हैं। तो आपको यदि इस पूरे विश्व को समझना है, इस वर्ल्ड सिस्टम को आपको समझना है, तो आवश्यक है एक नई थ्योरी की जिसका नाम है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो कुछ कमियां थी डिपेंडेंसी थ्योरी की, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं कि वो केवल लैटिन अमेरिका की तुलना कर रहे थे विकसित देशों के। ओके, और ये बता रहा था कि आखिर लैटिन अमेरिका के जो देश है उनका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमें तो इस पूरे विश्व को समझना है, इस पूरे विश्व को हमें समझना है। तो इस विश्व को समझने के लिए हमें चाहिए एक नया थ्योरी। इस विश्व में जो प्रॉब्लम्स है उनको देखने का एक नजरिया हमें चाहिए था। पूरे विश्व को हमें समझना है, तो यहाँ पर काम किया जाता है ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के द्वारा, और जो दिया गया इम्यूनल वास्टिन के द्वारा ये थ्योरी दिया गया वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो ये क्या है? ये है निर्भरता सिद्धांत का विकसित रूप। डिपेंडेंसी थ्योरी को और आगे विस्तारित किया जाता है, आगे उसको एक्सटेंड किया जाता है। जब एक्सटेंड किया जाता है डिपेंडेंसी थ्योरी को, जब उसको एक नए प्रकार से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो इसमें आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि क्या अंतर है, मुख्य रूप से क्या डिफरेंस है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी के अंतर्गत। डिपेंडेंसी थ्योरी केवल लैटिन अमेरिका देशों से जुड़ी हुई है, केवल लैटिन अमेरिका देशों की कंडीशन इतनी खराब क्यों है इसी को बताएगा। लेकिन ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ये पूरे विश्व को समझाएगी कि भारत और चीन जैसे देश इतना विकास क्यों कर रहे हैं, इनके डेवलपमेंट के पीछे क्या कारण है, और अफ्रीका के देश कमजोर क्यों है, उनके पीछे क्या कारण है, अमेरिका के देश किस प्रकार से विकास कर रहे हैं, इनका क्या कारण है। तो पूरे विश्व को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर थ्योरी आएगी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो इसके महत्वपूर्ण विचारक है इम्यूनल वास्टिन, और इनके द्वारा दो किताबें लिखी गई है, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974 और द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि लिखी गई और पब्लिश हुआ 1979 के अंतर्गत। दोनों किताबें महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये किताब ज्यादा पूछी जाती है, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। तो आराम से इसको ध्यान में रख सकते हो, नाम ही है वर्ल्ड सिस्टम और हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो ये हो जाएगा इम्यूनल वास्टिन इसका सही आंसर हो जाएगा। समझते हैं इसमें है क्या आखिर। तो इस विश्व की जो व्यवस्था है कि इस विश्व की व्यवस्था कैसे काम करती है, इस विश्व व्यवस्था में शासन किस प्रकार से होता है और राष्ट्र किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो इसको समझने के लिए वो बताते हैं ये दुनिया दो प्रकार की रही है। दो प्रकार के वर्ल्ड सिस्टम की बात उनके द्वारा की जाती है। वो समझा रहे हैं आखिर पहले विश्व कैसा था और वर्तमान की जो विश्व व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। तो इसको समझाने के लिए वो दो प्रकार की दुनिया बताते हैं। एक दुनिया जिसको वो वर्ल्ड एम्पायर कहते हैं, और ये जो वर्ल्ड एम्पायर था ये 15 सेंचुरी से पहले था। 15 सेंचुरी से पहले वर्ल्ड एम्पायर हुआ करता था। और हम बात करें 16 सेंचुरी की, इन प्रेजेंट की हम बात करें, कंटेम्प्रेरी एरा की हम बात करें, तो इस समय है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स।
जो वर्तमान का जो सिस्टम है, उसके लिए वो नाम देते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये शब्द यही काम में लेते हैं कि वर्तमान की जो व्यवस्था है, उसको नाम दिया गया है यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। और जो पहले व्यवस्था थी, उसको वो कहते थे वर्ल्ड एम्पायर, विश्व साम्राज्य, उसको नाम दिया गया इनके द्वारा। ये समझा रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था आखिर आई कैसे, वो डेवलपमेंट बताएँगे सबसे पहले कि आखिर इस व्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद में बताएँगे आखिर ये व्यवस्था आखिर है कैसी, कैसी आपको दिखाई देती है। लेकिन वो वर्ल्ड एम्पायर जो व्यवस्था बताते हैं कि जो 15th सेंचुरी से पहले थी, लेकिन वो कहते हैं कि इससे पहले भी एक व्यवस्था हुआ करती थी। इससे पहले भी एंशिएंट पीरियड में और मिडाइवल पीरियड के बीच में इस प्रकार की एक वर्ल्ड हुआ करता था, जिसको वो नाम देते हैं मिनी सिस्टम। इस प्रकार का एक मिनी सिस्टम पहले हुआ करता था, इस वर्ल्ड एम्पायर से पहले भी। तो इसके अंतर्गत क्या होता था, श्रम का विभाजन नहीं था, संस्कृति में समानता थी और किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट पहले नहीं हुआ करता था। ऐसा वो बताते हैं कि पहले एक मिनी सिस्टम हुआ करता था बहुत पहले। 13 सेंचुरी से पहले एक सिस्टम हुआ करता था, या 14 सेंचुरी आप ले सकते हो। ये जो वर्ल्ड एम्पायर है, ये 100 ईयर के आसपास रहता है। 1450 से 1550 तक आप इसको देख लीजिए। और इससे पहले जो सिस्टम था, उसको नाम देते हैं वो मिनी सिस्टम, जहाँ पर संस्कृतियों में समानता हुआ करती थी। सभी प्रकार की जो कल्चर थी वो एक ही थी, और जब कल्चर में डिफरेंस नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ करते थे। दूसरा पॉइंट इसमें संघर्ष नहीं था। जब इस कल्चर में डिफरेंस नहीं होगा तो संघर्ष कहाँ से होगा। और पहला पॉइंट, श्रम का विभाजन नहीं हुआ करता था। सभी प्रकार के जो काम है वो एक लोग के द्वारा किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा ही काम किया जाता था। तो लोगों का जो ग्रुप हुआ करता था, वो केवल एक प्रकार का काम करते थे। तो पहले क्या था, क्लासिफिकेशन नहीं था, बिल्कुल क्लासिफिकेशन नहीं था। संस्कृति में समानता हुआ करती थी और कॉन्फ्लिक्ट काफी कम हुआ करते थे। एक ऐसा वर्ल्ड सिस्टम पहले काम करता था, लेकिन इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बताते जरूर हैं, लेकिन इनका जो मेन फोकस है वो इन दोनों के ऊपर रहेगा। वो फिर बताते हैं कि जो वर्ल्ड एम्पायर एक सिस्टम हुआ करता था, जहां पर सेंट्रलाइज्ड था पॉलिटिकल पावर। इसको समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड एम्पायर किस प्रकार से हुआ करता था, वो एग्जाम्पल देते हैं रोमन साम्राज्य का। रोमन साम्राज्य का एग्जाम्पल देते हैं, और इस वर्ल्ड एम्पायर का एग्जाम्पल किस प्रकार से देते हैं, देखिए। ये था रोमन साम्राज्य, ये हो गया रोमन साम्राज्य, और यहाँ पर इसके कई सारे भाग चारों ओर बंटे हुए हैं। ओके, तो ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर एक जगह हुआ करती थी। राजनीतिक जो शक्तियां थी वो एक जगह हुआ करती थी, जिसको हम रोमन साम्राज्य कहते थे। यूरोप के अंतर्गत इन्हीं का शासन चलता था, रोमन साम्राज्य का। और जितने भी देश हुआ करते थे वो इन्हीं के अधीन हुआ करते थे। केवल पावर के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता था, पॉलिटिकल पावर के द्वारा इन सभी पर कंट्रोल किया जाता था। तो जैसा ये रोमन साम्राज्य कहता, वैसा ही ये सिस्टम चलता। ओके, जैसा ये रोमन साम्राज्य कहता, वैसा ही ये सिस्टम चलता। दूसरे देशों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार की नीतियां अपनानी है, किस धर्म को फॉलो करना है, ये सब डिसाइड करते थे रोमन साम्राज्य वाले। ओके, तो यूरोप के अंतर्गत इस प्रकार का एक सिस्टम चलता था, और इसी को कहते हैं वर्ल्ड एम्पायर, जहां पर पॉलिटिकल पावर सेंट्रलाइज्ड होती थी। राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण होता था रोमन साम्राज्य के अंतर्गत, और फिर ये शक्तियां चारों ओर बिखरी हुआ करती थी। इनको कुछ कुछ इनको भी शक्तियां दे देते, लेकिन मैन पावर अपने पास में रखते थे, और ये जैसा चाहते वैसा ही किया जाता है इनके द्वारा। तो एक प्रकार की दुनिया ये हो गई, जिसको वो क्या नाम देते हैं, जिसको नाम देते हैं वर्ल्ड एम्पायर। ओके, इस पर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, केवल बता देते हैं। उसके बाद में जिस विश्व की बात करते हैं, वो था वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, विश्व अर्थव्यवस्था। और वो कहते हैं वर्तमान का जो विश्व है वो भी ऐसा ही है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है, उसी को वो वर्तमान का सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें कहते हैं सभी जो देश है आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो वर्ल्ड एम्पायर था, यहाँ पर पॉलिटिकल पावर के द्वारा सभी राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, ये जो टाइम पीरियड है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का, यहाँ पर इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली सभी राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी राष्ट्र आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर पावर का डिसेंट्रलाइज्ड आपको देखने को मिलता है। शक्तियाँ बिखरी है यहाँ पर, शक्तियाँ किसी एक राष्ट्र में नहीं है, चारों ओर बिखरी है और जो कंट्रोल किया जाता है, वो किया जाता है इकोनॉमिक के द्वारा। आर्थिक व्यवस्था के द्वारा सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए आप शब्द काम में ले सकते हो ग्लोबलाइज़ेशन। सामान्यतः जो शब्द है इसके लिए हम काम में लेते हैं ग्लोबलाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन में सभी देश आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं, इसी को कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। इसी को हम समझेंगे कि आखिर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। इसको आप वर्ल्ड सिस्टम कह सकते हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही है, दोनों एक ही आपको दिखाई देगा यहाँ पर। इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम किस प्रकार से काम करते हैं और इसको कैसे समझाया है। इसको देख लेते हैं अभी। तो जिस प्रकार से हमने डिपेंडेंसी थ्योरी में देखा, जहाँ पर 2 क्लासिफिकेशन वो देते हैं, एक पेरिफेरी और कोर राष्ट्र। 2 प्रकार के राष्ट्र बताते हैं, एक राष्ट्र जो विकसित है, एक राष्ट्र जो अल्पविकसित है। लेकिन यहाँ पर एक और बता देते हैं, वे राष्ट्र जो विकसित और अल्पविकसित राष्ट्रों के बीच में आते हैं, जिनको हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, जिनको हम विकासशील राज्य कहते हैं, उसको भी ये बताएँगे यहाँ पर कि एक ऐसे देश होते हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, जिसको वो कहेंगे पेरिफेरी के राष्ट्र जिनका विकास नहीं हुआ है। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप, जो लैटिन अमेरिका के कुछ देश है, अफ्रीका के कुछ देश है, उनको वो पेरिफेरी के अंदर शामिल करते हैं एनुअल वास्ट्रीन। और इनकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए। ये जो अल्प विकसित राष्ट्र है, आखिर ये कैसे दिखाई देते हैं, तो इनके अंतर्गत लो वेलफेयर सर्विस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो कल्याणकारी योजना है वो नहीं चल रही। दूसरा, यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है मैन्युफैक्चर का, वही पॉइंट है जैसे हमने डिपेंडेंसी थ्योरी के अंतर्गत पढ़ा। केवल यहाँ पर 3 पॉइंट आपको बता देते हैं, एक कोर बताते हैं, एक पेरिफेरी आपको बताते हैं और एक बताएंगे सेमी पेरिफेरी। सेमी पेरिफेरी भी यहाँ पर बताया जाता है। तो एक-एक करके समझते हैं आखिर पेरिफेरी में क्या शामिल है। तो पेरिफेरी के जो राष्ट्र है, इसके अंतर्गत लो वेलफेयर सर्विस है। दूसरा पॉइंट, इंपोर्ट किया जाता है यहाँ पर मैन्युफैक्चर्स को, जो यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिका कंपनी जो बनाती है वस्तुओं को, यहाँ पर आयात किया जाता है। और सब्सटेंस वेज, यहाँ पर जो वेतन दिया जाता है लोगों को, वेतन काफी कम किया जाता है। यही हमने डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर देखा। और यहाँ पर नो वेलफेयर सर्विस है और नॉन डेमोक्रेटिक व्यवस्था आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि एक होता है पेरिफेरी। ओके, और इसके अंतर्गत कौन-कौन से राष्ट्र हैं पेरिफेरी के अंतर्गत, तो इसमें एग्जांपल देते हैं कि वो कुछ अफगानिस्तान है, बोलिविया है, डोमिनियन रिपब्लिकन है, इजिप्ट है, हैती है, फिलीपींस है, वियतनाम है। तो इन देशों को वालस्टीन कहते हैं कि ये पेरिफेरी के राष्ट्र है। पेरिफेरी के राष्ट्र अफगानिस्तान जैसे देश है, डोमिनिकन रिपब्लिकन जैसे देश है, इजिप्ट है, हैती है, फिलीपींस है और वियतनाम जैसे देश है। ये सभी पेरिफेरी के देश है, यानी अल्प विकसित राष्ट्र है। अल्प विकसित राष्ट्र है ये सभी। ओके, तो ये हो गए अल्प विकसित राष्ट्र। एक प्रकार समझ में आ गया। एक तो इस प्रकार के देश इस दुनिया में रहते हैं। दूसरा प्रकार देखिए कि दूसरे प्रकार का जो दूसरे प्रकार के देश है वो कैसे हैं, तो दूसरा हो जाएगा कोर। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कोर, और इसके अंतर्गत हम शामिल करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, हाई वेजेज इनको दिया जाता है, वेतन अच्छा खासा मिलता है और ये इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को, जो कच्चा माल होता है उसको इंपोर्ट करते हैं अपने देशों के अंतर्गत। जैसे मैंने बताया लैटिन अमेरिका जैसे देश है, अफ्रीका देश है, एशिया जैसे देश है, वहां से इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। इनके द्वारा कुछ वस्तुएं उनके द्वारा बनाई जाती है और उनको निर्यात करते हैं। तो कुछ वस्तुएं को आयात क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल्स को, कच्चे माल का, और ये एक्सपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स का। कुछ वस्तुएं बनाई जाती है और वो उसका निर्यात करते हैं और यहाँ पर हाई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कुछ वेलफेयर सर्विस भी इनके द्वारा दी जाती है। तो ये विशेषता हो गई यहाँ पर कोर राष्ट्रों की। तो इसमें इसमें क्या-क्या शामिल है कोर राष्ट्रों के अंतर्गत, तो कोर में वो शामिल करते हैं कनाडा जैसे देश है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके हो गए, यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये सभी कोर कंट्री हो गई। समझ में आ रहा है? कुछ देश हो गए जो कोर है और कुछ हो गए पेरिफेरी है। तो ये दोनों हमने देखा डिपेंडेंसी थ्योरी के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर ये अलग है जिसको हम कहते हैं सेमी पेरिफेरी के देश, यानी हिंदी में लिख लीजिए अर्ध परिधि,
अर्थ परिधि के राष्ट्र, और इसके लिए शब्द है केंद्र के राष्ट्र, और यहाँ पर इनके लिए शब्द है परिधि के राष्ट्र। ये सबसे बाहर की तरफ है, परिधि यानी सबसे बाहर की तरफ ये राष्ट्र है। अर्थ परिधि यानी इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और केंद्र यानी ये सेंटर में आपको दिखाई देते हैं। ये सभी राष्ट्र सेंटर में आपको दिखाई देते हैं। तो ये दो हमने समझ लिया, कोर को हमने समझा, पेरिफेरी राष्ट्र कौन कौन से ये हमने देखा, इनकी विशेषताओं को देखा। और इसके बाद में एक और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, सेमी पेरिफेरी। ये किस प्रकार से होते हैं? तो यहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और इंपोर्ट भी किया जाएगा, दोनों काम यहाँ पर किए जाएंगे। यहाँ पर मिक्स काम होता है, कुछ वस्तुओं का आयात किया जाएगा, कुछ वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा, कुछ वस्तुएं इनके द्वारा बनाई भी जाएगी। यहाँ पर कच्चा माल भी होता है, और कुछ इंडस्ट्री भी यहाँ पर होती है, और ये दूसरे देशों से भी लेते हैं कच्चा माल, अपने देश के अंतर्गत भी होता है, कुछ वस्तुएं बनाते भी हैं, कुछ वस्तुएं दूसरों को सेल भी करते हैं। तो इनका एक मिक्स रूप होता है कि ये कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ इंपोर्ट करते हैं। इसको ठीक कर लीजिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ओके, एक्सपोर्ट हो जाएगा और कुछ इंपोर्ट इनके द्वारा किया जाता है। लो वेलफेयर सर्विस, यहाँ पर भी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो काफी कमजोर रहती है। यहाँ पर वेलफेयर सर्विस से बहुत कम चलती है, और अथॉरिटेरियन यहाँ पर गवर्नमेंट रहती है। सर्वाधिकारवादी सरकारें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ऐसा मानना है वालस्टीन का। तो वालस्टीन इनकी भी कुछ विशेषताएं बताते हैं। यहाँ पर कहते हैं कुछ वस्तुओं का आयात किया जाता है, कुछ वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, यानी अच्छी खासी स्थिति इनकी भी ठीक स्थिति होती है, और लो वेलफेयर सर्विस इनकी है, और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये विशेषता इनकी बताते हैं। और एग्जाम्पल क्या, इसमें एग्जाम्पल के रूप में वो कुछ देशों का नाम लेते हैं, जिसमें हम शामिल करते हैं चाइना जैसे देश को। चाइना है, इंडिया है, आयरलैंड है, मेक्सिको है, पाकिस्तान है, पनामा है। तो ये सभी देश है, ये सेमी पेरिफेरी के देश कहलाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये सभी राष्ट्र क्या है, सेमी पेरिफेरी के हैं। और इस प्रकार से तीन प्रकार के ये तीन प्रकार के ये देश बताते हैं। इस विश्व के अंतर्गत तीन प्रकार के देश है। समझ में आ गया होगा, एक हो गया कोर, एक हो गया सेमी पेरिफेरी, एक हो गया पेरिफेरी। ओके, लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है, अब ये देखिए, इस डायग्राम से हम समझेंगे कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये देखिए, ये है कोर राष्ट्र। यहाँ पर इन दोनों के संसाधन आ जाएंगे, जितने भी रिसोर्सेज है वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। जितने भी रिसोर्सेज है सेमी पेरिफेरी के और पेरिफेरी राष्ट्रों के, यहाँ पर सभी रिसोर्सेज यहाँ पर आ जाएंगे, सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा यहाँ पर रिसोर्सेज। यहाँ पर सेमी पेरी के जो राष्ट्र है इनका भी शोषण किया जाएगा। ओके, एक्सप्लोट करेंगे इसको भी, सेमी पेरिफेरी को भी, और पेरिफेरी के जो राष्ट्र है उनका भी शोषण इनके द्वारा किया जाएगा, कोर राष्ट्रों के द्वारा। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, इन दोनों का शोषण किया जाता है, कोर राष्ट्र का। और यदि हम सेकंड पॉइंट देखें, हम देखें, ये जो सेमी पेरिफेरी के राष्ट्र है ये भी पेरिफेरी के राष्ट्रों का शोषण करेंगे। ये भी करेंगे, ये थोड़ी किसी से कम रहेंगे, ये भी शोषण करेंगे। हम भी तो अफ्रीका जैसे देशों में जा रहे हैं, वहां पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो अपने फायदे के लिए तो लगा रहे हैं। ओके, चीन भी अफ्रीका के अंतर्गत जा रहा है, भारत भी लगातार वहां पर अच्छा प्रयास कर रहा है कि उनके साथ में अच्छा रिलेशन बनाए। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि हम भी उनके रिसोर्सेज को प्राप्त करें। वहाँ के जो रिसोर्सेज है, जहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेज आपको अफ्रीका देशों में मिलते हैं, उनको भी हम प्राप्त करें, यही उनका पर्पज है। तो यहाँ पर जो पेरिफेरी के जो राष्ट्र है उनका शोषण ये राष्ट्र भी करेंगे। तो इनका तो ये दोनों मिलकर शोषण करेंगे, ये भी करेंगे और ये भी इनका शोषण करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये वर्ल्ड सिस्टम चल रहा है। यही तो बात इनके द्वारा बताई जा रही है, वालस्टीन के द्वारा बताई जा रही है कि सेमी पेरिफेरी और कोर राष्ट्र दोनों ही शोषण करते हैं इसका, पेरिफेरी का। और जो सेमी पेरिफेरी का राष्ट्र है ये भी शोषण करता है इसका, इसका शोषण करता है। तो दोनों तरफ से इस पेरिफेरी का शोषण हो रहा है। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो ग्लोबल आपको
इनइक्वालिटी दिखाई देती है, वैश्विक असमानता आपको दिखाई देता है कि कोई देश कैसी कंडीशन में है, कोई देश दूसरी कंडीशन में है, कोई कितना कोई विकसित है, अल्प विकसित है, विकासशील है। तो ये जो आपको इनइक्वालिटी दिखाई देती है, उसके पीछे कारण क्या है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, यही इसके पीछे कारण है असमानता का, यहाँ पर बताया जा रहा है इसी मॉडल के अंतर्गत। तो असमानताओं का कारण आपको देखना है, इस विषय को ठीक से आपको समझना है। तो ये काम करता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जो कि दिया गया वाल्स्टीन के द्वारा। बार-बार हम नाम देख रहे हैं तो आपको अच्छे से ध्यान में हो जाएगा। कभी नहीं भूलोगे आप इनको, यदि ठीक से आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो ये सब कुछ आपके अच्छे से क्लियर हो रहा है। अर्थवृद्धि एक बड़ा मार्केट है और केंद्र और परिधि के संघर्ष को कम करता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो अर्थवृद्धि है वो एक बड़ा मार्केट है। जैसे भारत जैसे देश है, चीन जैसे देश है, वो एक बड़ा मार्केट हमारे पास में इनके द्वारा दिया जाता है। और ये जो केंद्र के राष्ट्र और परिधि के राष्ट्र है, इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कम करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। जैसे हम बात करें कि यदि ये केवल यही 2 हो तो क्या होगा? केवल ये दोनों हो तो क्या होगा? पेरिफेरी के राष्ट्रों का जो शोषण है वो केवल कोर के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इनके बीच में एक आ जाता है सेमी पेरिफेरी। सेमी पेरिफेरी एक राष्ट्र और आ जाता है, जो कि इनके कॉन्फ्लिक्ट को पीस में बदल देता है, संघर्ष को होने नहीं देता है। ये जो सेमी पेरिफेरी के राष्ट्र है, जिसमें हम चीन का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया, आयरलैंड, मेक्सिको, पाकिस्तान, पनामा जैसे राष्ट्र हैं, वो ये जो संघर्ष है, इनके बीच में संघर्ष होने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि इतना सारा शोषण किया जा रहा है, तो जो संघर्ष हो रहा है, इसको कम किया जा सकता है। ओके, एक और पॉइंट आपको बताता हूँ जो समझने वाला है। हमेशा क्या यही स्थिति बनी रहेगी? जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो आपको एक बात बताता है कि ये जो स्थिति बन गई है वो हमेशा बनी रहेगी। पेरीफेरी के राष्ट्र हमेशा पेरीफेरी में रहेंगे और जो कोर राष्ट्र हमेशा कोर में रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ऐसा नहीं कहती है। ये आप बात आपको समझना है कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ऐसा नहीं कहती है। ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि ये जो पेरीफेरी के राष्ट्र है वो इसमें भी आ जाएंगे। यदि ये विकास करते हैं एक प्रक्रिया के बाद में, एक प्रोसेस के तहत यदि ये विकास करते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अल्प विकसित राष्ट्र कैसा बन जाएगा? सेमी पेरीफेरी में। और एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जब सेमी फेरी के राष्ट्र कोर में चेंज हो जाएंगे, कोर में चेंज हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। जैसे भारत जैसे देशों की हम बात करें, चाइना जैसे देशों की बात करें, तो इनकी बहुत बुरी स्थिति थी। 1950 से पहले जो कंडीशन थी काफ़ी खराब थी। ओके, ये जो देश है इनकी जैसी स्थिति थी यहाँ पर फिलीपींस, वियतनाम, हैती, अफ़गानिस्तान जैसी स्थिति भारत और चीन की हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने अपना विकास किया, दूसरे देशों के साथ में इंटरनेशनल रिलेशन बनाया उन्होंने, और उसके बाद में ये आ गए सेमी पेरीफेरी के अंतर्गत। और भी कई सारे देशों में बात करूँ, जैसे मैंने पिछली क्लास में देखा था एशियन टाइगर की हमने बात किया, तो एशियन टाइगर भी पहले यहाँ हुआ करते थे, लेकिन लेकिन उन्होंने इसके साथ में रिलेशन बनाए, इन देशों के साथ में रिलेशन बनाया और वो भी विकसित हो गए। ताइवान जैसे देश है, दक्षिण कोरिया जैसे देश है, हांगकांग की हम बात करें तो उन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया, सिंगापुर की हम बात करें, थाईलैंड जैसे देशों की आप बात कर सकते हो, तो उन्होंने अपना विकास किया है। तो इनकी कंडीशन चेंज हो इसकी जो कंडीशन है इन देशों की वो चेंज हो सकती है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। और यहाँ पर जो राष्ट्र पहले यहाँ पर थे, यहाँ वाले यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ वाले यहाँ भी आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जो कोर राष्ट्र है एक एक समय के बाद में इनकी भी कंडीशन यदि किसी राष्ट्र की कम हो जाए, तो ये भी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर वाले यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। जैसे भारत की एग्जाम्पल लें, भारत भी पहले काफ़ी कमज़ोर राष्ट्र था, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक समय के बाद में हमने लगातार विकास किया और हम इसमें आगे सेमी पेरीफेरी में। और ऐसी संभावना यदि भविष्य में रही कि हमने तेज गति से विकास किया, तो हो सकता है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हम कुछ आगे चले जाएं और हम डेवलप भी हो जाएं, हम विकसित भी हो जाएं, ऐसी संभावना भी बन सकती है। तो संभावनाएं है, इस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में संभावनाएं हैं। वाल्स्टीन ऐसा कहते हैं कि हमारी जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी, चेंज हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत। ओके,
ये पॉइंट्स आपको समझना है, डिफरेंस समझते हुए चलना है डिपेंडेंसी थ्योरी में। पहला डिफरेंस मैंने बताया, ये सेमी पेरिफेरी, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं था सेमी पेरिफेरी का। दूसरा है, वहाँ पर बताया गया इनका जो स्थिति है वो एक जैसा रहेगा, सेमी पेरिफे सॉरी, जो जो परिधि के राष्ट्र है वो परिधि में रहेंगे, केंद्र के राष्ट्र केंद्र में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है इनका जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगा, स्थिति चेंज हो सकती है। तो ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच का। इनके द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया, ये हमने देखा। तीनों की स्थिति में चेंज आ सकता है, तीनों की जो स्थिति है वो चेंज आ सकती है। अभी हमने देखा इनकी स्थिति में चेंज आ सकता है। और ये किसके विपरीत है, डिपेंडेंसी थ्योरी के एकदम ऑपोजिट विचार है। डिपेंडेंसी थ्योरी कह रहा था कंडीशन एक जैसी रहेगी, वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकते थे, उसके पीछे कई सारे रीजन वो बताते हैं। लेकिन वर्ल्ड सिस्टम में कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो यदि ठीक से आप विकास कर रहे हो। तो ये तो हो गया सिस्टम। इस वर्ल्ड सिस्टम को हमने समझा अभी, काफी आसान है, समझने वाला ज्यादा कुछ था नहीं, और जो कुछ था वो सब कुछ आपको समझा दिया। एक बार रिवाइज कर लीजिए जो बताया गया अभी। हो गया रिवीजन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सवादी अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म पढ़ रहे हैं। और जो भी मार्क्सिज्म है वो व्यवस्था में चेंज करने की बात करता है, व्यवस्था में चेंज करने की बात मार्क्सिज्म के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर वर्ल्ड सिस्टम में भी कहा गया कि ये जो व्यवस्था चली आ रही है इसको हम कैसे चेंज करें, कैसे हम चेंज करें, ये जो व्यवस्था चली आ रही है आखिर इस व्यवस्था से बाहर हम कैसे निकलें। ओके, तो इस व्यवस्था में चेंज कैसे आ सकता है, तो इसको वो बताते हैं साइक्लिक रिदम, बताते हैं सेकुलर रिदम, ट्रेंड्स वो बताते हैं। और वो कंट्राडिक्शन, तीन पॉइंट्स वो देते हैं हमारे सामने। और वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, पहले इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, और इसमें आर्थिक इसमें मंदी भी आ सकती है, और इसमें तेजी भी आ सकती है, यानी जो मुद्रा का मूल्य है उसमें कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, ऐसी बात इनके द्वारा की जाती है। यानी वस्तुओं की कीमत और ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, महंगाई हो सकती है, इसमें मंदी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक सर्किल चलता है, जैसे कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, इस प्रकार से एक वर्ल्ड सिस्टम चलता है। समझ में आ रहा है, जैसे पहले कभी मंदी आ जाती थी, ओके, और कभी क्या होता था वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी, इस प्रकार की एक व्यवस्था चलती है पूंजीवाद के अंतर्गत, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये जो मंदी है, मंदी का समय लगातार बढ़ता रहता है, जैसे जैसे 2 साल मंदी रह गया, जो डिप्रेशन है वो 2 साल रह गया, और इसमें जो गति आती है वो भी 2 साल हो सकती है। जैसे ये डिप्रेशन हो गया, एक लंबे समय तक, एक लंबे समय तक यहाँ पर इसमें तेजी आई, वापस डिप्रेशन आ गया, और वापस उसमें आपको ऊपर ये जो सर्किल है ये ऊपर की तरफ जाने को देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से इसमें चेंज होता है, जैसे साइक्लिक है, साइक्लिक में चेंज जल्दी जल्दी होता है, ऐसे 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 चेंज होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और जो ये सेकुलर ट्रेंड्स है, इस कैपिटलिज्म सिस्टम के अंतर्गत आपको ऐसे ट्रेंड्स भी दिखाई देगा कि लंबे समय तक, जैसे 10 साल तक यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस बना हुआ है, आर्थिक मंदी आप बोल सकते हो, और एक लंबे समय तक उसमें वस्तु की जो कीमत है वो कम भी रह सकती है, एक बार फिर से एक लंबे समय तक उसमें फिर से ऊंचाव भी आ जा सकता है, ओके, महंगाई भी बढ़ सकती है। इस प्रकार से एक सिस्टम आपको देखने को मिलता है इस व्यवस्था में। लेकिन वाल्स्टन ये कहते हैं कि ऐसे तो ये विश्व व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, विश्व व्यवस्था तभी समाप्त होगी जब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होगा, अंतर विरोध होगा। इस कैपिटलिज्म का जो ये सिस्टम है इसमें कुछ कंट्राडिक्शन है, कुछ अंतर विरोध है, और उसी कारण से ये कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, ये कैपिटलिज्म समाप्त हो जाएगा। इसको समझिए, और यही हमें समझना है। ये समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वैसे भी हमें समझना नहीं था, हमें केवल इसको समझना है कि इस प्रकार की व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए, यही हमें समझना है। कैसे समाप्त, कैसे ये समाप्त होगा, इसके अंतर्गत कई सारे कंट्राडिक्शन होंगे। ये जो कैपिटलिज्म है इसमें कई सारे कंट्राडिक्शन होंगे, और इसी कारण से ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। कंट्राडिक्शन देखिए कौन कौन से कंट्राडिक्शन है इसमें।
इनहेरेंट कंट्राडिक्शन यानी उसके अंतर्गत ही कुछ आपको कंट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कम वेतन दिया जाएगा, जो लेबर है उनको कम वेतन दिया जाएगा। जैसे कम वेतन किसको दिया जाएगा? यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जो परिधि के राष्ट्र हैं। परिधि के जो राष्ट्र है, उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास में पैसे नहीं होंगे, ओके, क्योंकि सभी पैसे तो अमीर देशों के पास में चले गए, कोर राष्ट्रों के पास में सभी पैसे चले गए। ऐसी कंडीशन आ सकती है, पॉसिबल है ऐसी कंडीशन कि यहाँ पर पैसे ही नहीं होंगे जो पेरीफेरी के राष्ट्र हैं। और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सप्लाई तो ज़्यादा किया जाएगा लेकिन डिमांड ही नहीं होगा। जैसे आप अपनी बात कीजिए, जैसे आपके पास में पैसे नहीं है और जब आपके पास में पैसा नहीं है तो आप डिमांड कहाँ से करोगे? ओके, लेकिन वस्तुएँ लगातार बनती रहेगी। जैसे भारत में हम बात करें, तो भारत के अंतर्गत कई सारी जो इंडस्ट्री है वो फ़ेल हो गई है। बाहर की जो कंपनियाँ थी, जैसे हरियाणा के अंतर्गत, गुड़गाँव के अंतर्गत कई सारी कंपनियाँ काम कर रही थी मोटरसाइकिल की, इन सब की। तो उन्होंने अपने जो यहाँ पर काम करते थे, एम्प्लॉयी काम करते थे, उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसके कारण क्या था? यहाँ पर डिमांड ही नहीं कर रहे थे लोग। लोगों के पास में पैसे नहीं थे और जब पैसे नहीं रहेंगे तो डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खूब सारी मोटरसाइकिल बना दी। मोटरसाइकिल वो लगातार बना रहे थे। ऐसे में सप्लाई तो खूब था लेकिन डिमांड करने वाले लोग ही नहीं है। ऐसे में डिमांड होगी नहीं, सप्लाई लगातार करेंगे, वस्तुओं का निर्माण करते जाएँगे। ऐसे में क्या होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा और एक बड़ा कंट्राडिक्शन हो गया ये, एक बड़ा कंट्राडिक्शन हो गया और इसी के तहत ये कैपिटलिज़्म समाप्त हो जाएगा। जब कोई खरीदने वाला ही नहीं है, आप वस्तुओं को बनाते जाओगे तो उससे फ़ायदा क्या है? इससे एक बड़ा सर्किल बनेगा, एक बड़ा सर्किल बनेगा और आपकी पूँजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हो आप? इसको पूरे विश्व में अप्लाई कीजिए। जैसे जो परिधि के राष्ट्र है, यहाँ से आप पूरे रिसोर्सेज़ ले गए और जब रिसोर्सेज़ ले गए तो उनके पास में पैसे नहीं नहीं रहे और पैसे नहीं रहे तो इनके द्वारा कोई भी डिमांड नहीं की गई। कोई इनके द्वारा डिमांड नहीं की गई, लेकिन जो विकसित राष्ट्र है, जो कोर के राष्ट्र है, वो लगातार वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, लगातार वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, तो सप्लाई तो बढ़ती रहेगी। सप्लाई बढ़ती रहेगी लेकिन डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, वस्तुएँ बनाते जाइए, उससे फ़ायदा क्या हुआ जब आपके पास में डिमांड ही नहीं है आपके राष्ट्र के अंतर्गत। ऐसे में ऐसे में ये जो व्यवस्था है अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, अपने आप ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ऐसी बात लेनिन के द्वारा भी कही गई। लेनिन ने भी तो ऐसा ही कहा, इसको और डिटेल से हम लेनिन के अंतर्गत भी देखेंगे। लेनिन भी ऐसा ही कहते हैं और वास्टिन का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देता है। समझ आ गया ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? कुछ भी नहीं है इसमें, डिविडेंड थ्योरी समझने लायक था और इसको वहाँ पर थोड़ा-सा और एक्सटेंड कर दिया जाता है और कुछ नई बातें बता दी जाती है। नाम आपको ध्यान में रखना, 2-3 किताबें आपको ध्यान में रखनी है और ये बताते हैं जो कंडीशन है वो चेंज हो सकती है। स्थिति पहले कोर के थे वो पेरिफेरी में भी चेंज हो सकते हैं और जो पेरिफेरी है वो पेरिफेरी के राष्ट्र हैं, वो इसमें सेमी पेरिफेरी में चेंज हो सकते हैं, कोर में चेंज हो सकते हैं। ऐसी बात इनके द्वारा की गई। तो ये हो गया है कंप्लीट, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अगला जो क्लास रहेगा हमारा क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर रहेगा, जिसको हम न्यू मार्क्सिज्म अप्रोच भी कहते हैं, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है मार्क्सिज्म से। तो अगला स्टेज हम देखेंगे इसी का और कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही।